लड़ाई शुरू हो गई थी। चीफ की पर्सनल आर्मी को कार्तिकेय और मास्टर जियो ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से मार दिया था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। इस बीच घायल चीफ भागते हुए कबीर के पास चले गए थे। वो कबीर को मजबूर कर रहे थे कि वो किसी भी तरह से हथियार उठा ले। हालत को देखते हुए कबीर को भी लग गया कि चीफ को बचाना होगा। बाहर कार्तिकेय और मास्टर जियो ने चीफ के सब आदमियों को या तो अंदर जाने पर या तो मरने पर मजबूर कर दिया था। कबीर ने इसके बाद सब लोगों को जमा किया और सबको उनका काम समझा दिया। अब वो चीफ के लिए एक पैसेज की तलाश कर रहा था। कबीर जानता था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो लड़के अभी जीत नहीं सकता है। कार्तिकेय भी बाहर ही फंस गया था। वो अब अड्डे के अंदर जाने के चक्कर में था। मास्टर जियो ने उसको मना भी किया था, मगर वो कहाँ मानने वाला था। वो जब भी आगे बढ़ता, आगे खड़े लोग उसको घेर लेते थे। आखिर में थक के उसने स्नाइपर टीम को बुलाया। स्नाइपर ने बहुत अच्छे से चीफ के 2 आदमी को मार गिराया। जब ये बात कबीर को पता लगी तो उसने अड्डे के सब लाइट बंद कर दिए, जिससे कि स्नाइपर को कुछ दिख नहीं पाए और स्नाइपर जो है वो कुछ भी नहीं कर पाए। कबीर ने लाइट बंद होते स्नाइपर को मार डाला। कार्तिकेय ने भी मौका पाकर बाहर के लाइट को बंद कर दिया। अब बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। कार्तिकेय अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए अड्डे के नीचे चला जाता है। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इस बीच कबीर ने चीफ को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लिया था। अड्डे के पीछे की तरफ एक रास्ता था जहां से कबीर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। कार्तिकेय जब केबिन के पास गया तो उसको ऐसी आवाज आई जैसे कि कोई चल रहा हो, वो भी एक पैर से। कार्तिकेय को तुरंत याद आ गया कि उसने चीफ के पैरों पर गोली मारी है। गोली के कारण चीफ सही से चल नहीं पा रहे थे। कार्तिकेय ने बिना देर किए पारस को अड्डे के पीछे हमला करने को कहा। पारस ने भी कार्तिकेय की बात को मानते हुए पीछे का एरिया सील कर दिया। जब कबीर ने उसको बोला था कि उसको वो बाहर लेकर जा रहा है तो उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि पीछे के रास्ते पर भी गोलीबारी हो रही है तो उसको भी समझ आ गया कि क्या हो रहा है। कबीर का प्लान फेल हो गया था। कबीर खुद इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि हमला कितनी तरफ से हुआ है। एक तो अंधेरे के कारण कबीर बहुत मुश्किल से कुछ कर पा रहा था और उसमें भी चीफ उसका दिमाग खराब करके रखे हुए थे। वो कबीर को ताना मार रहे थे कि जब से उसने काम को छोड़ दिया है वो किसी काम का नहीं बचा है। बहुत देर तक कबीर उसकी बकवास सुनता रहा, मगर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने चिल्लाते हुए कहा, आप अपना मुंह बंद कीजिए, नहीं तो मैं आपको ही मार दूंगा। आप समझ रहे हैं, भले ही मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ, मगर अभी आपके काम सिर्फ मैं ही आ सकता हूँ। कबीर की बात को वहाँ 2 लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे। पहला था शिवेंद्र और दूसरा था कार्तिकेय। शिवेंद्र के मन में अभी बहुत कुछ चल रहा था। उसने पहले तो कार्तिकेय को मारने का सोचा था, मगर बहुत देर तक लड़ने के बाद भी कार्तिकेय उसके हाथ नहीं आया था। उसके अंदर अब ये बात दिनों दिन घर करते जा रही थी कि उसको कोई वहां पर पसंद नहीं करता है। चीफ भी तब से कबीर के आगे पीछे कर रहे थे। अब तो कबीर भी उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। चीफ ने पूरी लड़ाई में एक बार भी शिवेंद्र को आगे आकर लीड नहीं करने दिया था। शिवेंद्र का सोचना सही भी था, अगर कार्तिकेय नहीं है तो उसका ही पहला हक बनता है कि वो चीफ की टीम को लीड करे। एक दफा तो शिवेंद्र का मन किया कि वो कबीर और चीफ दोनों को ही खत्म कर दे। अंधेरा इतना था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हुआ था। दूसरी तरफ कार्तिकेय को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने कबीर की आवाज सुनी है। उसने पहले अपने सर को 2 बार हिलाया और उसके बाद फैसला किया कि वो अब ऊपर जाकर कबीर को देखेगा। उसने मैसेज के जरिए इस बात को मास्टर जियो को ही बताया। मास्टर जियो को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर सच में जिंदा है और चीफ के साथ है। जिस मकसद से वो लोग चीफ को मारने के लिए आए थे वो अब रुक गया था। कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मिशन को रोके। दोनों तरफ से बहुत से लोग मारे जा चुके थे। अब मिशन को रोकने का कोई फायदा नहीं था। कुछ पल के इंतजार के बाद कार्तिकेय ने पारस को फिर से हमला करने को कहा। इस तरह से उसके लिए एक पैसेज खुल सकता था और वो आराम से अड्डे के अंदर जा सकता था। कार्तिकेय अभी कबीर से मिलने के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। पारस और मास्टर जियो को कार्तिकेय का प्लान पसंद नहीं था, मगर अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर कबीर से मिलना था तो उसको किसी भी कीमत पर अंदर जाना था। कार्तिकेय ऊपर जाने से पहले सोच रहा था कि वो किस तरह से बाहर जाए। वैसे तो चीफ का एक भी आदमी बाहर नहीं था, मगर कार्तिकेय को पता था कि बचे हुए लोग घर के
के किसी हिस्से में छिप के बैठे हैं। उसके अंदर जाते ही वो लोग उस पर टूट पड़ेंगे। वहीं घर के अंदर कबीर का दिमाग भी समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरह से बाहर जाए। अगर कबीर को अभी अकेले जाना होता तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती, मगर अभी उसको चीफ को भी देखना था, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जब कबीर को कोई ऑप्शन नहीं मिला तो उसने खुद ज्यादा परेशान ना करते हुए सुबह का इंतजार करने का फैसला किया। चीफ को कबीर की बात समझ नहीं आ रही थी, मगर पहली बार की फटकार के बाद चीफ कबीर से कुछ भी बोलने के मूड में नहीं था। वो आराम से पीछे वाले कमरे में लेट गया। कबीर जमीन पर रेंगता हुआ सब लोगों को ये समझाने गया कि वो लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, अगर इस बीच कोई अड्डे के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो कबीर ने उसको मार देने को कहा था। कबीर ने वैसे तो सबको मना कर दिया था, मगर वो खुद अभी भी चैन से नहीं बैठा था। अभी भी कबीर के दिमाग में सिर्फ वहां से निकलने की बात थी। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। साथ ही कबीर इस बात से भी वाकिफ था कि अगर बम का इस्तेमाल हुआ तो भागने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वो डरा हुआ था। कबीर बार बार खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसको कुछ भी दिख नहीं रहा था। अंधेरा काफी था और रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी। वैसे वक्त ज्यादा नहीं हुआ था। नीचे कार्तिकेय भी बहुत अच्छे से कबीर के चलने की आवाज सुन पा रहा था। उसको तो ये समझ आ रहा था कि कोई पूरे अड्डे में इधर उधर कर रहा है, मगर वो कौन था ये बात कार्तिकेय को नहीं पता थी। कार्तिकेय ने अंदर जाने के लिए दाहिने तरफ का रास्ता चुना था, क्योंकि उस रास्ते पर उसको सबसे कम रुकावट का सामना करना पड़ता। दाहिने खिड़की के बाजू से पूरे अड्डे में जाने का रास्ता था। कार्तिकेय जब नीचे से आगे बढ़ रहा था तो उसको याद आया कि उसके पास तो चाकू है ही नहीं। अगर कार्तिकेय अंदर जाता तो उसको जरूर से कुछ लोगों का सामना करना पड़ता। अब अगर ऐसे में वो एक गोली भी चलाता तो सबको पता लग जाता कि कोई बाहर का आदमी आया है। इस तरह से कार्तिकेय की जान को खतरा भी हो सकता था। हालत को देखते हुए चाकू बहुत अच्छा ऑप्शन था। चाकू से किसी को मार भी देने पर किसी को पता नहीं लगता कि कौन किसको मार रहा है। कार्तिकेय आराम से अपने काम को अंजाम दे सकता था। वो ये बात जानता था कि कबीर अगर अंदर है तो उसने बहुत अच्छे से सिक्योरिटी का इंतजाम किया होगा। अब कार्तिकेय धीरे धीरे फिर से आरके की तरफ जाने लगता है। आरके को कार्तिकेय ने पहले ही चाकू रखने को दिया था। गेम अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कार्तिकेय अभी जैसे ही आरके की तरफ बढ़ा, कबीर ने उसको इस बार हिलते हुए देख लिया था। हालांकि कबीर को ये नहीं पता था कि वो आरके है या कार्तिकेय या पारस, मगर वो जानता था कि वो जो कोई भी है वो उसका दुश्मन है। कबीर ने उसके ऊपर गोली चलाई। कबीर की 5 बुलेट्स ने कबीर के लोकेशन को कंफर्म कर दिया था। गोली की आवाज सुनकर पारस ने भी फायरिंग की। जो सन्नाटा अभी आधे घंटे से बना हुआ था वो अब टूट गया था। वादी में फिर से गोलियों की गर्जन शुरू हो गई थी। हर गोली की आवाज के साथ चीफ के मन का डर बढ़ते जा रहा था। वो डर से कभी दाहिने तरफ देखता तो कभी सामने देखता। वो जानता था कि उसके नाम की गोली कहीं से भी आ सकती है। 2 तरफ से हुए हमले के बाद कबीर को पीछे हटना पड़ा, मगर इस बार पारस ने बहुत गलती कर दी थी। उसने कबीर को अपनी पोजीशन जानने का मौका दे दिया था। कबीर ने नोटिस किया कि दुश्मन बहुत देर से एक ही जगह पर रुका हुआ है। अब जब कबीर को यह पता था कि घर के नीचे कोई नहीं है तो उसने बाहर आकर पारस के एक्चुअल पोजीशन को जानने की कोशिश की। इन सब के बीच कार्तिकेय ने आरके से चाकू ले लिया था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उसको इतना समझ आ रहा था कि अब उसको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अब वो कबीर से बचते हुए फिर से घर के नीचे चला गया। इस बार वो बहुत ज्यादा सावधान था, क्योंकि हर बार उसको कबीर की गोली छूकर नहीं निकलने वाली थी। कार्तिकेय को ये बात नहीं पता थी कि कबीर अड्डे के बाहर आया हुआ है। वो पारस को हटाना चाहता था कि उसको वहां से बाहर जाने का पैसेज क्लियर करे। जब कबीर बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ दूर पर इंसान की परछाई दिख रही थी। इसके बाद जमीन पर रेंगते हुए वो कुछ और आगे बढ़ गया। अब उसको समझ आ गया कि पारस की एक्चुअल पोजीशन क्या है। वैसे भी कबीर जैसे इंसान के लिए इतना जानना काफी था कि उसके सामने कहां और कितने लोग हैं। इससे पहले कि कबीर आगे आता, उसने देखा कि कोई इंसान अड्डे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत से वापस सड़क के आने लगा। शायद कबीर समझ गया था कि कोई अंधेरे का फायदा उठा के अड्डे के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। कबीर ने जिस आदमी को देखा था वो कार्तिकेय था। कार्तिकेय अपने चाकू के साथ अड्डे के अंदर आ रहा था। वो जिस जगह से अंदर गया था वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, मगर कार्तिकेय इस जगह को बहुत अच्छे से पहचानता था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई।
वो गलती से ही सही पीछे वाले कमरे की तरफ रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। करीब 10 फीट अंदर आने के बाद उसको वो कमरा मिल गया जहां पर चीफ लेटा हुआ था। जब कार्तिकेय अंदर आया तो उसने चीफ को पाया, मगर वो ये बात नहीं जानता था कि उसके सामने कौन है। उसको ये भी लग रहा था कि उसके सामने कबीर हो, इसलिए कार्तिकेय ने सोचा कि पहले वो ये बात कंफर्म करेगा कि कौन है, उसके बाद वो कोई एक्शन लेगा। चीफ को भी समझ आ गया था कि कोई उसके कमरे में आया है, वो भी चोरों की तरह। उसने खुद को अलर्ट करते हुए अपने पास में पड़े चादर को अपने हाथों में ले लिया। कार्तिकेय ने जब चेक करने के लिए अपने मोबाइल का फ्लैश जलाया तो उसको चीफ दिखा, जो अपने हाथ में चादर पकड़े खड़ा था। इससे पहले कि कार्तिकेय कुछ करता, चीफ ने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। कार्तिकेय ने भी अपनी जेब से मौका पाकर चाकू निकाल लिया था। दोनों के बीच अच्छी लड़ाई शुरू हो गई। कार्तिकेय चीफ के ऊपर भारी पड़ते जा रहा था कि तभी कार्तिकेय को कबीर ने पीछे से जोर की लात मारी। क्या होगा कार्तिकेय का? क्या कबीर उसको खुद को समझाने का मौका देगा या चीफ फिर से कोई चाल चलेगा? किसके हाथ लगेगा, किसका खून? क्या मोड़ लेगी कहानी काजल और कबीर की? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। कार्तिकेय ने बहुत अच्छे तरीके से चीफ के आदमियों को अड्डे के अंदर तक सीमित कर दिया था। अब उसको अंदर जाना था। स्नाइपर टीम के मारे जाने के बाद वो कोशिश में था कि कैसे भी चीफ तक पहुंच सके। उधर कबीर जब भी पीछे के रास्ते से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पारस उसको रोक देता था। लगातार कबीर के हार को देखते हुए चीफ बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने कबीर को भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। कबीर ने पहले तो इग्नोर किया, उसके बाद उसने चीफ को फटकार लगाई। जब वो चीफ को फटकार लगा रहा था तो कार्तिकेय ने उसकी बात सुन ली थी। उसको पता लग गया कि कबीर अभी जिंदा है। कार्तिकेय ने तुरंत इस बात को मास्टर जियो को बताई। एक पल के लिए सबने सोचा कि मिशन को रोक दिया जाए, मगर अब बहुत देर हो गई थी। शिवेंद्र को अभी बहुत जलन हो रही थी कि चीफ को उस पर भरोसा नहीं है, बल्कि कबीर पर भरोसा है। कार्तिकेय के जाने के बाद चीफ को शिवेंद्र की तरफ देखना चाहिए, मगर वो कबीर को देख रहा था। शिवेंद्र की दिली हालत को बयान करना मुश्किल था। उधर कबीर के बारे में जब कार्तिकेय को पता लगा तो अंदर जाने के लिए और ज्यादा बेचैन हो गया। कबीर से मिलने के लिए वो हर जोखिम उठाने को तैयार था। इस बीच कबीर अभी उस रास्ते की तलाश में था जो उसको अभी बाहर निकाल सके। बहुत चालाकी के साथ कबीर ने पारस की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिया था। इससे पहले कि कबीर वापस आकर चीफ को बाहर लाता, उसने पाया कि कोई अंदर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा था। ये कार्तिकेय था जो अभी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कार्तिकेय अड्डे के दाहिने तरफ से अंदर आया था। इसी जगह पर कबीर ने चीफ को भी छिपा के रखा था। अब कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कार्तिकेय जब अंदर आया तो उसने पाया कि उसके सामने चीफ है। चीफ ने किसी तरह का चादर लिया हुआ था जिससे कि वो कार्तिकेय को रोक सके। अंधेरे के कारण कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि चीफ किस तरफ से उस पर हमला कर रहा है, मगर कार्तिकेय उस पर अब हावी हो रहा था। कार्तिकेय ने एक हाथ से उसका मुंह बंद किया हुआ था और दूसरे हाथ से उस पर अटैक कर रहा था। इससे पहले कि कार्तिकेय कुछ करता, किसी ने उसको पीछे से बहुत जोर की लात मारी। इस तरह से कार्तिकेय के हाथ से उसका चाकू छूट गया और वो कुछ पीछे जाकर गिर गया। जब कार्तिकेय ने नजर उठाकर देखा तो पाया कि वहां पर कबीर खड़ा है। कबीर को यूं देख के उसको कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गया था। उसके अंदर अभी संतोष की ऐसी भावना आ गई थी जिसकी उसको तलाश बहुत लंबे समय से थी। वो कबीर को गले लगाकर उससे बात करना चाहता था, मगर जब उसने कबीर को देखा तो वो समझ गया कि कबीर अभी उसके खिलाफ खड़ा है। अब कबीर क्या करने वाला था इसका कोई भी आइडिया कार्तिकेय को नहीं था। कार्तिकेय अपनी जगह से उठा और कबीर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो कबीर के पास आया, कबीर ने उसको जोर का पंच किया। वो फिर से कुछ पीछे चला गया। इस बात से चीफ खुश था कि कबीर उसको बचाने के लिए आ गया था। इससे भी ज्यादा खुशी चीफ को इस बात की थी कि जो उसने प्लान किया था वो अब पूरा होता दिख रहा था। उसका मकसद ही था कि वो कार्तिकेय और कबीर को एक दूसरे के सामने खड़ा करते। अभी हालात भी ऐसे ही हो गए थे। अंधेरे में कबीर कार्तिकेय की पिटाई कर रहा था। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। कार्तिकेय को भी ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि कबीर उसको मार तो रहा था, मगर ऐसे मार रहा था जैसे कि वो उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा हो। साथ ही अगर कबीर चाहता तो बहुत आराम से अपने बाकी के लोगों को भी बुला सकता था, मगर वो ऐसा नहीं कर रहा था। लड़ने से ज्यादा कार्तिकेय का दिमाग इस बात पे ही चल रहा था
ऐसा भी नहीं था कि वो कबीर के ऊपर हाथ उठा रहा था। वो बस उसके पास जा रहा था और कबीर उसको वापस से दूर कर देता था। ये सिलसिला करीब 10 मिनट तक चलता रहा। चीफ को भी समझ नहीं आ रहा था कि कबीर कार्तिकेय को मार रहा है या कार्तिकेय मार खा रहा था। आखिर में जब चीफ से बर्दाश्त नहीं हुआ तो कबीर ने इस दफा कार्तिकेय को पकड़ के बाहर की तरफ छलांग लगा दी। अंधेरे के कारण किसी को पता नहीं था कि वो लोग कहाँ गए। इसके बाद कबीर कार्तिकेय को मारते हुए अड्डे के नीचे वाली जगह पर लेकर चला गया। वहां जाने के बाद कबीर ने इधर उधर देखा और कार्तिकेय को जोर का एक थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ ऐसा था कि जैसे कोई दोस्त किसी को मार रहा हो। कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर ने उसको थप्पड़ क्यों मारा था। कार्तिकेय हर बार की तरह अपनी जगह से उठा और कबीर के पास चला गया। कबीर ने बहुत भारी शब्दों में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, समझ रहे हो? कार्तिकेय ने हाँ में सर हिलाया। दूसरी तरफ मास्टर जियो परेशान हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। उनको कार्तिकेय की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। उन्होंने इस बारे में आरके और पारस से भी बात की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। किसी के पास कार्तिकेय को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आखिरी इन्फॉर्मेशन जो सबके पास थी वो ये थी कि कार्तिकेय अंदर गया है। आरके और पारस ने मास्टर जियो को ऑप्शन भी दिया था कि वो अंदर जाकर कार्तिकेय को ढूंढना चाहते हैं, मगर मास्टर जियो ने उनको मना कर दिया। मास्टर जियो जानते थे कि अंदर का नक्शा किसी को पता नहीं था। अगर वो किसी को अंदर भेज देते तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि सब ठीक रहेगा। पारस ने मास्टर जियो को पूरे अड्डे को बम से उड़ाने की भी सलाह दी, मगर कबीर और कार्तिकेय अभी अंदर ही थे। इस हालत में ऐसा करना सही नहीं था। कबीर और कार्तिकेय को पता नहीं था कि शिवेंद्र भी बाहर ही है और वो उनकी बातें सुन रहा है। जब चीफ के कमरे में लड़ाई हो रही थी तो शिवेंद्र को पता लग गया था कि कुछ हो रहा है। उसने पहले तो इस बात को अनदेखा कर दिया, मगर लगातार बढ़ती आवाज के साथ वो अब देखने निकल गया था कि क्या हो रहा है। कार्तिकेय घर के नीचे वाले हिस्से में कबीर को सब बात समझा रहा था। वो उसको बताता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की वजह उसको कबीर को ड्रग देना पड़ा था। साथ ही उसके बाद किस तरह से कबीर को धोखे में रख के उसका इस्तेमाल किया गया था। कार्तिकेय की बहुत सारी बात पर कबीर भरोसा कर रहा था, मगर कुछ बातें ऐसी भी थी जिससे कबीर इत्तेफाक नहीं रखा था। कार्तिकेय के पास भी बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं थे। शिवेंद्र उनकी बातों को सुनकर समझ गया था कि चीफ का प्लान फेल हो गया है। जिस दो आदमी को वो लड़ते हुए देखना चाहता था वही दो आदमी आपस में दोस्ती निभा रहे थे। शिवेंद्र का मन तो था कि दोनों को वहीं शूट कर दे, मगर ऐसा करना अभी ठीक नहीं था, क्योंकि चीफ को कबीर की जरूरत थी। अगर वो सिर्फ कार्तिकेय को भी मार देता तो कबीर उसको ही मार देता। कार्तिकेय और कबीर को छोड़कर वो आराम से वहां से निकलता हुआ चीफ के पास चला गया। उसने अंदर जाकर चीफ को पूरी कहानी बता दी कि किस तरह से कबीर और कार्तिकेय अपने जख्मों पर नमक लगा रहे हैं। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, मगर वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश था कि उसने सही वक्त पे आकर चीफ को सब सही सही बता दिया था। अभी शिवेंद्र चीफ को सब बता ही रहा था कि तभी वहां पर कार्तिकेय को लेकर कबीर आ गया। उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि कबीर ने कार्तिकेय को अपने गन पॉइंट पर रखा है। साथ ही जब कार्तिकेय नीचे था तो उसने मास्टर जियो और अपनी टीम को बता दिया कि कोई भी कुछ नहीं करेगा, वो कबीर के साथ है और सब कुछ अपने कंट्रोल में है। मास्टर जियो ने राहत की सांस ली कि सब ठीक है। अब वो सबको रिलैक्स कर देते हैं। हालांकि अभी भी सब लोग अपने अपने पोजीशन पर लगे हुए थे। अभी ढील देने का मतलब था कि सब कुछ दांव पर लगाना। जब चीफ ने देखा कि कबीर ने कार्तिकेय को अपने गन पॉइंट पर रखा था तो वो समझ नहीं पा रहा था ये सच है या नाटक है, मगर वो भी कम चालाक नहीं था। उसने अपने आप को ऐसे पेश किया जैसे उसको पता ही ना हो क्या हुआ है। वो कबीर और कार्तिकेय के सामने नाटक कर रहा था। हर कोई सब कोई के सामने नाटक कर रहा था। वक्त ने एक ही दरिया के बहुत लहरों के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। एक तरफ कबीर और कार्तिकेय थे और दूसरी तरफ चीफ और शिवेंद्र थे। शिवेंद्र मौका पाकर चीफ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वही हो रहा है जो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। बहुत अच्छे कबीर, आज तुमने वो काम किया है जिसके लिए मुझे तुम पर नाज था, चीफ ने कहा। अच्छा है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने लोगों के काम तो आ रहा हूँ, कबीर ने कहा। वो चीफ को इस बात का यकीन दिलाना चाहता था कि वो हर तरह से उसके साथ है, मगर उसको नहीं पता था कि चीफ को उसका प्लान पहले से ही पता था। काम आना अच्छा है, मगर सही वक्त और सही तरीके से काम आना ज्यादा जरूरी है, चीफ ने कहा। कार्तिकेय अभी भी खामोश था। वो आराम से कबीर को माहौल बनाने का मौका दे रहा था। इस बीच चीफ ने शिवेंद्र को उस कमरे के लाइट ओपन करने का ऑर्डर दे दिया था। अब कहिए कि क्या किया जाए, हम लोग बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को कुछ नया और बेहतर करना चाहिए, कबीर ने कहा।
बात शुरू तो हो गई थी, मगर कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को कितना लंबा ले जा सकता है, क्योंकि ज्यादा बात करना उसको पसंद नहीं था। उसका तो मन कर रहा था कि वो चीफ को गन पॉइंट पर रखे और सब सच का पता लगा ले। वो चीफ को इसलिए भी सीधे तौर पर नहीं मार सकता था क्योंकि उसको उस मिशन के बारे में कार्तिकेय ने बताया था, जिसके लिए आज ऑर्गेनाइजेशन को कबीर की जरूरत थी। कबीर को यह बात भी बहुत अच्छे से पता थी, अगर उसको इससे आगे अपने परिवार के साथ सही से समय गुजारना है तो उसको कम से कम इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने का रास्ता कहीं और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ चीफ से होकर गुजरता था। अचानक से चीफ आगे आए और कबीर के हाथ से गन को ले लिया। अब वहां पर चीफ का पलड़ा भारी था। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, चीफ ने बिना कुछ सोचे समझे कार्तिकेय को शूट कर दिया। गोली लगते ही कार्तिकेय जमीन पर गिर गया, मगर ये नकली गोली थी। चीफ भी इस बात को जानता था और उसने बहुत टेस्ट करने के लिए इस काम को किया था। बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो यार। मैं जानता हूं कि कबीर भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। चीफ की बात सुनकर कबीर को झटका लगा। इससे पहले कि वो कुछ सोचता, चीफ ने खुद ही इस बात का खुलासा कर दिया कि शिवेंद्र ने उसको सब बता दिया था कि तुम लोग लड़ने के बहाने से क्या कर रहे हो। इसके बाद चीफ ने शिवेंद्र को ऑर्डर दिया कि वो कार्तिकेय को उठाकर अपने साथ ले चले, इस चीज के तौर पर कि अगर कबीर कोई दिक्कत पैदा करता है तो वो लोग कार्तिकेय को मार देंगे। जैसा कि शिवेंद्र को ऑर्डर मिला था, उसने बहुत अच्छे से इस काम को कर दिया। अब कार्तिकेय को शिवेंद्र ने अपने गन पॉइंट पर रखा था। कबीर अपने दोनों हाथ ऊपर किए उनके आगे चल रहा था। वहीं शिवेंद्र सब तरफ देख रहा था कि कोई कुछ कर तो नहीं रहा है। जब वो लोग अड्डे से बाहर जाने लगे तो मास्टर जियो को भी इस बात की भनक लग गई कि कुछ तो दिक्कत हुई है, मगर उसने इस वक्त कुछ नहीं किया। वो जानता था कि उसका एक भी गलत कदम कबीर और कार्तिकेय को मार सकता था। क्या चीफ वहां से भागने में कामयाब हो पाएगा? क्या कार्तिकेय चीफ के चुंगल से बाहर आ पाएगा? क्या होगा मास्टर जियो का अगला कदम? क्या मोड़ लेगी कहानी काजल और कबीर की? कार्तिकेय जब चीफ पर हमला कर रहा था तो वहां पर कबीर आ गया। कबीर ने बिना वक्त गंवाए कार्तिकेय को मारना शुरू कर दिया। कार्तिकेय को मार खाते वक्त ऐसा लग रहा था कि कबीर उसको मार नहीं रहा है, बल्कि दिखावा कर रहा है मारने का। लड़ाई को लंबा ना करते हुए कबीर ने कार्तिकेय को बाहर की तरफ फेंक दिया। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। चीफ इस बात से खुश था कि कबीर ने उसको बचा लिया था। जब कार्तिकेय और कबीर उस जगह पर गए जहां कार्तिकेय कुछ देर पहले था, तो कबीर ने कार्तिकेय से बात करना शुरू कर दिया। कबीर के पास बहुत से सवाल थे, मगर कार्तिकेय के पास अभी सारे जवाब नहीं थे। कार्तिकेय और कबीर इस बात को नहीं जानते थे कि शिवेंद्र भी उनकी बातों को सुन रहा था। शिवेंद्र को समझ आ गया कि कबीर नाटक कर रहा था। वो कार्तिकेय के साथ ही बस चीफ को दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहा था। शिवेंद्र के पास मौका था कि वो यहाँ पर कार्तिकेय को मार सकता था, मगर उसने कबीर के डर से ऐसा नहीं किया। वो वहां से निकल के चीफ के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। चीफ भी समझ गया था कि वो यहाँ पर अब अकेला हो गया है। कुछ देर बाद कबीर ने कार्तिकेय को गन पॉइंट पर रख के चीफ के सामने खड़ा कर दिया। कुछ देर तक कबीर और चीफ बातों में उलझे रहे और उसके बाद अचानक से चीफ ने मौका पाकर कार्तिकेय को खुद के गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद चीफ ने बताया कि उसको पता चल गया था कि कबीर नाटक कर रहा है। अब जब कार्तिकेय की जिंदगी दांव पर थी तो कबीर बहुत ज्यादा सावधान था। चीफ धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलते जा रहा था। कबीर उसके पीछे हाथ उठाया जा रहा था। जब वो लोग बाहर आए तो मास्टर जियो को भी इस बात का पता लग गया, मगर कार्तिकेय की जान को खतरा था। आगे बढ़ते हुए कबीर चीफ को बस समझाया जा रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कार्तिकेय को कुछ हो गया तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। अब धीरे धीरे चलते हुए काफिला कार तक आ गया था। शिवेंद्र ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार ऑन कर ली। कबीर इस बात को जानता था कि चीफ कभी भी अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता है। अब देखना यह था कि चीफ क्या करने वाला था। वैसे भी उसका पैर पहले से ही जख्मी था। कबीर जानता था कि वो बहुत ज्यादा देर तक कार्तिकेय को नहीं रोक पाएगा। मास्टर जियो ने भी हालात को देखते हुए अपने सब आदमियों को जंगल से बाहर लाकर उस कार को निशाने पर रखने को कहा था, जिसमें अभी चीफ भागने को तैयार हो रहा था। अचानक से कार्तिकेय को होश आने लगा। पहले तो उसको समझ नहीं आया कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है, मगर अब वो समझ गया कि उसके पीछे चीफ है, जिसने उसको अपने गन पॉइंट पे लिया है। कार्तिकेय के होश में आते ही उसने चीफ को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। चीफ के पैर कमजोर थे
मगर उसने जिस तरह से कार्तिकेय को पकड़ रखा था, उस जाल से छूटना आसान नहीं था। शिवेंद्र, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, वो चीफ को जल्दी करने को बोल रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, उसने नोटिस किया कि उसके आसपास के जंगल में हलचल अब बढ़ती जा रही है। वो अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। आज से पहले कभी भी उसने इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं की थी। गौर से देखने पर वो समझ गया कि मास्टर जियो के आदमी उन लोगों को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए उसने तुरंत से कार को हल्का सा आगे बढ़ा लिया ताकि चीफ को आने का इशारा कर सके। चीफ अभी भी कार्तिकेय के साथ जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके हाथ में गन थी और कार्तिकेय को उन्होंने गले से पकड़ रखा था। कबीर के चेहरे से पसीना निकल रहा था। वो किसी भी कीमत पर कार्तिकेय को खोना नहीं चाहता था। वो चीफ को हल्की आवाज में बार बार कह रहा था, बॉस जाने दो उसको, हम बात करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कबीर बस चाहता था कि चीफ इस कंडीशन में पैनिक ना हो। अक्सर जान का खतरा पाकर लोग पैनिक हो जाते हैं। चीफ अभी भी कार्तिकेय को संभालने में लगे हुए थे। उनको अभी ये लग रहा था कि कार्तिकेय ने उनके साथ गलत किया है, तो उनको भी उसको सबक सिखाना है। चीफ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे हुए थे। कबीर बहुत देर से देख रहा था कि कार्तिकेय चीफ को रोक नहीं पा रहा था। आखिर में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने हल्के से आगे आने की कोशिश की, मगर चीफ इस बात के लिए तैयार था। जैसे ही कबीर आगे आया, चीफ ने उसके बाएं कंधे पर निशाना लगा दिया। गोली उसके कंधे को छूकर गुजर गई। कबीर को जैसे ही गोली लगी, वो जमीन पर गिर गया। इस हादसे के बाद कार्तिकेय बिल्कुल शांत हो गया। उसको लग रहा था कि कबीर को दिल पे गोली लगी। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। मास्टर जियो की भी सांसें कुछ पल के लिए रुक गई। वहीं पारस दौड़ते हुए कबीर को देखने गया। उसने कबीर को देख के बताया कि सब ठीक है। कबीर खुद से उठने की कोशिश कर रहा था, मगर अब तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दर्द से उसका चेहरा काला पड़ रहा था। चीफ उसको देख के बहुत खुश हो रहा था। कबीर जब पारस की मदद से उठ गया तो चीफ ने कार्तिकेय को निशाने पर रखते हुए कबीर को गाली देना शुरू कर दिया। कार्तिकेय को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कार्तिकेय को अचानक से याद आ गया कि चीफ के पैर में चोट लगी हुई है। उसने बिना वक्त गवाए उसके उसी पैर पर अपने पैर से हमला किया। चीफ को अचानक से इतना ज्यादा दर्द महसूस हुआ कि उसके हाथ से गोली चल गई। उस फायर की आवाज के बाद अचानक से पूरे माहौल में खामोशी छा गई। वहां खड़े सब लोग चीफ और कार्तिकेय को देख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो गोली लगी किसको थी। इसके बाद कार्तिकेय अपनी जगह पर ही बैठ गया। गोली उसको ही लगी थी। गोली उसकी पीठ से होती हुई अंदर चली गई थी। उसको क्या हो रहा था ये कोई नहीं जानता था। कबीर ने जब ये महसूस किया कि गोली कार्तिकेय को लगी थी तो वो फिर से दुख में बैठ गया। चीफ को खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया है। कार्तिकेय जब जमीन पर गिरा तो उसको चीफ उठाना चाहता था, मगर शिवेंद्र ने उसको भागने को कहा। वो जानता था कि अब अगर चीफ यहाँ रुका तो उसका मरना तय है। चीफ अभी भी शिवेंद्र की बात को समझ नहीं पा रहा था। उसको भी कबीर के जैसा ही शौक लगा था। आखिर में शिवेंद्र ने खुद बाहर आकर चीफ को कार के अंदर डाल दिया। कार के अंदर जाते ही चीफ को समझ आ गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। शिवेंद्र ने मौके से कार को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा लिया। चीफ को इस बात का डर नहीं था कि उसने क्या किया है, बल्कि इस बात का डर था कि कबीर उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। मौत से भागना आसान हो सकता है, मगर उसको हराना नामुमकिन। चीफ समझ गया था कि उसकी जिंदगी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शिवेंद्र उसको हिम्मत रखने के लिए समझा रहा था, मगर कबीर के नाम के आगे शिवेंद्र की बातें कुछ मायने नहीं रखती थी। चीफ का साथ देकर शिवेंद्र खुद भी अब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। भले ही वो चीफ को हिम्मत रखने को कह रहा था, मगर वो खुद भी इस बात से परेशान था कि वो कहाँ जाएगा। कहा जाए तो चीफ और शिवेंद्र ने बहुत अच्छे तरीके से खुद के लिए कब्र खोद दी थी। उधर अड्डे पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो गई थी। कबीर भी अब होश में आ गया था। शुरुआत में तो वो हिल भी नहीं पा रहा था, मगर अब उसकी कंडीशन अच्छी हो गई थी। मास्टर जियो तुरंत कार्तिकेय को पास के हॉस्पिटल में एडमिट करने को निकल गए थे। कार्तिकेय के साथ कबीर सबसे आगे वाली गाड़ी में था और बाकी के लोग उससे पीछे चल रहे थे। हॉस्पिटल आने में 20 मिनट की देरी थी। इस बीच कार के अंदर कबीर हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो कार्तिकेय को होश में लेकर आए, मगर इसका कोई खास असर होता दिख नहीं रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कार्तिकेय के बचने की गुंजाइश बहुत कम थी। कबीर भी इस बात को लेकर डरा हुआ था। डरने वाली बात यह थी कि कार्तिकेय का बहुत सारा खून बह गया था। अगर उसको सही समय पर रोका नहीं जाता तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। इन सब के पीछे मास्टर जियो ने
बहुत सावधानी से उस जगह को साफ करने को बोल दिया था जिस जगह पर अभी इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी। वो किसी भी तरीके से पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। आखिर उन्होंने पुलिस से वादा जो किया था और मास्टर जियो अपने वादे के बहुत ज्यादा पक्के आदमी थे। जब वो लोग हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने पहले ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बता दिया था कि वो एक बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट को लेकर आ रहे हैं। इस हिसाब से हॉस्पिटल को तैयार रहने को कहा गया था। कबीर ने 20 मिनट के ड्राइव को 12 मिनट का बना दिया था। वो हर कीमत पर कार्तिकेय को बचाना चाहता था। जब वो लोग हॉस्पिटल में आए तो वहां पर पहले से ही डॉक्टर की एक टीम खड़ी थी। दरअसल हॉस्पिटल ट्रस्ट का मालिक मास्टर जियो का बहुत अच्छा दोस्त था। कबीर को इस बात की खुशी हुई कि सब कार्तिकेय के लिए कितना पॉजिटिव थे। बिना देर किए कार्तिकेय को एडमिट कर लिया गया। जैसा कि कबीर इस बात को जानता था कि उसको आगे क्या सुनने को मिलेगा, डॉक्टर की टीम आई और कबीर से बोला, मुझे ये बताते हुए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। मैं जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन आपको इस इंसान का इलाज ऐसे करना है जैसे कि वो इस दुनिया का आखिरी इंसान हो। कबीर की इस बात से डॉक्टर की टीम कुछ डर गई थी। तब मास्टर जियो ने कबीर की बात को अलग तरह से पेश करते हुए कहा, इनका मतलब है कि आप लोग अपनी पूरी कोशिश करिएगा। डॉक्टर ने मास्टर जियो की बात के बाद कुछ भी नहीं कहा और वो सब कार्तिकेय की हालत को देखने के लिए चले गए। कबीर इस हादसे से हिल गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कितनी जल्दी वक्त बदल गया है। कहाँ वो अभी कार्तिकेय से बात करके सब सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था और कहाँ अब कार्तिकेय उसको छोड़ के जाने की कगार पर था। प्यार इंसान को किस तरह से बदलता है, ये बात समझना बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि कबीर ने कभी अपने साथियों को नहीं खोया था। उसकी तो पूरी जिंदगी ही लड़ाई में गुजर गई थी। अपने जीवन के अनगिनत लड़ाई में कबीर ने बहुत कुछ देखा और सुना था, मगर जब से उसने काजल का हाथ थामा था उसको इंसान की वैल्यू अब बहुत अलग से समझ आने लगी थी। वो अब दूसरों की परवाह करता था। उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था कि उसके आसपास के लोगों के साथ क्या हो रहा है। कार्तिकेय की जाने की बात ने भी उसको अंदर से हिला दिया था। मास्टर जियो कबीर की इस हालत को समझ सकते थे, मगर अभी वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब मास्टर जियो कबीर को हिम्मत देने के लिए आए तो कबीर ने सहारे की बात छोड़ के चीफ को ढूंढने को कहा। अब कबीर के लिए एक ही मकसद था कि वो चीफ को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने बहुत भारी लहजे में मास्टर जियो को कहा, चीफ और शिवेंद्र इंडिया से बाहर जिंदा नहीं जाने चाहिए। मास्टर जियो ने पहले भी कबीर को बहुत ज्यादा गुस्से में देखा था, मगर अभी के कबीर को देखना और पहले के कबीर को देखना बहुत अलग तजुर्बा था। पारस और आर के भी कबीर के इस रूप को देख के बहुत ज्यादा डर गए थे। उनका मन किया कि वो कबीर को कुछ समझाते, मगर अभी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या कार्तिकेय को दूसरा मौका देगी जिंदगी? क्या कबीर चीफ को ढूंढ पाएगा? चीफ ने बहुत चालाकी से कार्तिकेय को अपने गन पॉइंट पर ले लिया था। इसी तरह से अब वो लोग कार तक आ गए थे। शिवेंद्र ने मौका पाकर कार की ड्राइविंग सीट पर अपना हक जमा लिया था। वो चीफ को बार बार बोल रहा था कि वहां से जल्दी निकलो। इस बीच मास्टर जियो के आदमी जो जंगल के अंदर थे सब धीरे धीरे बाहर आकर उस कार को घेरने की कोशिश करने लगे, जिससे चीफ भागने की सोच रहा था। कार्तिकेय को भी अब अच्छे से होश आ रहा था। वो जब देखता है कि उसको चीफ ने पकड़ के रखा है तो वो छूटने की कोशिश करने लगता है। इस बीच जब कबीर उसकी मदद को आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो चीफ उसके कंधे पर गोली मार देता है। कबीर को गोली लगते ही पारस उसके पास दौड़ कर आता है। वो सबको बताता है कि कबीर ठीक है, मगर थोड़ा सा घायल हो गया है। कार्तिकेय का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसने अब खुद को छुड़ाने के लिए चीफ के घायल पैर को निशाने पर लिया। जैसे ही कार्तिकेय की लात चीफ को लगती है वो दर्द से चीखते हुए कार्तिकेय को छोड़ देता है, मगर गलती से उसकी गोली भी चल जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इन सबको डील करेगा, मगर उसको इतना पता था कि गोली कार्तिकेय को लग गई है। कार्तिकेय को गोली लगने के साथ ही जमीन पे गिर जाता है। इस हादसे से चीफ भी बहुत ज्यादा डर गया था। बाद में शिवेंद्र उसको किसी भी तरह वहां से लेकर भाग जाता है, मगर वहां से भागने के बाद भी चीफ के मन से डर नहीं गया था। कहीं न कहीं वो जानता था कि कबीर अब उसको दुनिया के किसी भी कोने तक में नहीं छोड़ेगा। उसका डर ये बताने को काफी था कि कबीर को वो कितने करीब से जानता था। उसके साथ में शिवेंद्र भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। दूसरी तरफ कबीर ने मास्टर जियो की मदद से कार्तिकेय को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। डॉक्टर्स ने बताया कि कार्तिकेय की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर कबीर ने वहां पर डॉक्टर्स को पहले से ही सावधान रहने को कह दिया था।
कार्तिकेय को कबीर किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। पारस और आरके ने वहां पर कबीर को भरोसा दिलाया कि वो लोग चीफ को कहीं से ढूंढ कर लाएंगे। कबीर की हिम्मत इस बात से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पिछले कुछ दिनों से कबीर बहुत ज्यादा परेशान चल रहा था। जब से उसको ड्रग दिया गया था, उस वक्त से आज तक कबीर ने चैन की एक भी सांस नहीं ली थी। वो अभी हॉस्पिटल के सामने अकेला खड़ा था। मास्टर जी उसकी ये हालत देख समझ सकते थे। पहले तो उन्होंने कबीर को अकेला छोड़ दिया, मगर जब कबीर बहुत देर तक वापस नहीं आया तो उसने कबीर से बात करना ही बेहतर समझा। मास्टर जी दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। वो जानते थे कि कबीर को एक दोस्त की जरूरत है। कबीर उनके सामने हॉस्पिटल के बेंच पर बैठा हुआ था। कबीर इस तरह से बैठा हुआ था कि वो मास्टर जियो को नहीं देख पा रहा था। शायद से अभी उसका ध्यान मास्टर जियो की तरफ था भी नहीं। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, यही मास्टर जियो भी जानना चाहते थे। मास्टर जियो ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो समझ गया कि कोई ना कोई बात जरूर है, क्योंकि कबीर ने उसके हाथ रखने का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था। उन्होंने इस बार बहुत आराम से पूछते हुए कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ मिस्टर कबीर? मास्टर जियो की आवाज ने कबीर को उसकी दुनिया से निकलने पर मजबूर कर दिया। उसने चौंकते हुए कहा, माफ करिएगा, ध्यान नहीं रहा कि आप आए हैं। कबीर ने बेंच पर साइड होते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। मास्टर जियो ने कहा, दौर और वक्त दोनों एक ही जैसे लगते हैं, मगर दोनों में बहुत फर्क होता है। मास्टर जियो जानते हैं क्या? कबीर ने कहा। मास्टर ने उसके सवाल का जवाब ना में सर हिलाते हुए कहा, यही कि वक्त गुजर जाता है मगर दौर नहीं गुजरता है। वो अपने हिसाब से बढ़ता है, या कहा जाए तो कभी बढ़ता ही नहीं है। कबीर ने खुद अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा। कबीर की बात को अभी समझना मास्टर जियो के बस का नहीं था। वो जानते थे कि हालत से उठे सवाल बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। सही कहा, कभी कभी हम गुजर जाते हैं मगर हमारा दौर नहीं गुजरता है, लेकिन हमको इसके साथ ही जीना पड़ता है मिस्टर कबीर। सच सबका है, या कहिए किसी का नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि अगर कुछ सच है तो वो है हम, और अगर कुछ झूठ है तो वो भी है हम। मास्टर जियो ने कबीर को उसके लहजे में जवाब देने की कोशिश की। आपने सही कहा मास्टर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अब देखिए ना, पहले मेरे सबसे अच्छे दोस्त पर मुझे ड्रग देने का इल्जाम लगा, और अब वही दोस्त मेरी वजह से मौत के मुंह में खड़ा है। कबीर ने अपने मन की दुविधा को दिखाते हुए कहा, वो जो अंदर मौत के मुंह में लेटा है ना, वो आप पर जान देने को भी तैयार है। अभी तक मैंने जितना कार्तिकेय को जाना है, उससे अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता आपका। मैंने आपको उसके लिए 3 रात जागते देखा है कबीर, मास्टर ने कहा। हाँ जानता हूँ मास्टर, तभी तो मैं भी यहाँ परेशान सा बैठा हूँ। जानता हूँ कि वो चला गया तो मैं कभी खुल के जी नहीं पाऊंगा, कबीर ने कहा। जब वो ये बात कर रहा था तब उसको अचानक से ख्याल आया कि कार्तिकेय उसको मारने क्यों आया था। उसने मास्टर के कुछ बोलने से पहले ही पूछ लिया, आप लोग उस अड्डे पर क्यों आए थे मास्टर? मुझे मारने के लिए या कोई और ही बात थी? कबीर की बात सुनकर मास्टर बहुत जोर से हंसा और फिर खुद को संभालते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं मिस्टर कबीर, आपको मारने के लिए नहीं बल्कि आपकी मौत का बदला लेने के लिए आए थे। कबीर को उनका जवाब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वैसे तो वो मास्टर जियो पर शक नहीं कर रहा था, मगर जिस तरह से सवाल वो पूछ रहा था उसे यही साबित हो रहा था कि कबीर को मास्टर के ऊपर शक था। मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं। जिंदा इंसान के लिए मौत का बदला कोई कैसे ले सकता है? कबीर ने कहा। आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? दरअसल आपको जहाँ किडनैप करके रखा गया था वो मेरा पुराना अड्डा है। जब मुझे वहां पर ब्लास्ट की खबर मिली तो मैं वहां देखने गया। उसी जगह पर बहुत सी लाशें जलाई गई थी और वहां पर आपका पेंडेंट भी मिला था। इसलिए हमें लगा आपको चीफ ने मार दिया है। मास्टर जी ने लंबी कहानी को छोटा करके बताया। मुझे इतना बताया कि मुझे वहां से चीफ ने बाहर निकाला और मुझे किडनैप करने वाला आदमी आपके लिए काम करता था। कुछ तो नाम बताया था उसने अपना, कबीर ने कहा। कबीर के आखिरी सवाल को सुनकर मास्टर जी समझ गए कि कबीर किस आदमी की बात कर रहा है। उन्होंने तुरंत कहा, भंवर सिंह डोगरा, बताया था ना? इस नाम को सुनते ही कबीर को सब याद आ गया। उसने मास्टर जी को इसके आगे की पूरी बात बताई कि किस तरह से डोगरा ने उसको उस रात उसके घर के सामने से उठाया था और उसके बाद उसको उस अड्डे पर लेकर गया था। वहां पर कबीर ने कुछ लोगों को खुद से मारा था और कुछ को बाद में चीफ ने मारा था। हाँ जानता हूँ कि वो मेरा आदमी था, मगर ये काम उसने मुझसे पूछे बिना किया था। इस बात का अंदाजा मुझे बम ब्लास्ट के बाद मिला था। डोगरा गैंग के एक गैंग वाले ने ही मुझे बताया कि
भंवर सिंह अब नए आदमी के लिए काम कर रहा है। उसके अपने लोग भी उससे खुश नहीं थे। शायद से उसी आदमी ने आपको किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मास्टर जीव की बात कबीर को 100% तो समझ नहीं आ रही थी, मगर अब बहुत कुछ क्लियर हो गया था। हाँ, हो सकता है, मगर मुझे याद है कि जब मैं वहां पर बंद था तो मुझे किसी ने कहा था कि इस किडनैपिंग के पीछे कार्तिकेय का हाथ है। साथ में मुझे मारने के लिए किडनैप नहीं कराया गया था, बल्कि बचाने के लिए कराया गया था, कबीर ने सोचते हुए कहा। कबीर की इस बात को सुनकर मास्टर जीव अपनी जगह से खड़े हुए और कबीर को कहा, मैं अपनी लॉयल्टी आप सबके सामने प्रूव कर सकता हूँ, मगर आपके जितने सवाल हैं उनका जवाब मेरे पास नहीं है कबीर। माफ करिएगा मास्टर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने आपको वही कहा जो मैंने वहां पर सुना था। कबीर ने सिचुएशन को संभालते हुए कहा। वो समझ गया था कि मास्टर जियो को उसकी कोई बात बुरी लगी है। आप खुद सोचिए कबीर, आपको जिस तरह से हर बार फंसाया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि कोई आपको जानबूझकर गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि चीफ को कैसे पता लगा कि आपको कहाँ किडनैप करके रखा गया है, जैसे कि उसको कैसे पता लगा कि वहां कितने आदमी होंगे, जैसे कि मेरे घर पर उन लोगों की लाश को क्यों रखा गया था जिन्होंने आपके और आरके पर हमला किया था। इसी तरह के बहुत से जैसे हैं मिस्टर कबीर। मेरी आपको यही सलाह है कि आप जिस भी तरीके से सोचिए, बस यही सोचिए। मास्टर जियो ने कबीर को समझाते हुए कहा। वो जान रहे थे कि कबीर के दिमाग में अभी बहुत सी बातें हैं, तो उसको सही तरफ लेकर जाना जरूरी था। मास्टर जियो अभी बात करने भी इसीलिए आए थे। वहीं कबीर इस बात से परेशान हो गया था कि आखिर हमला करने वालों की लाशें कोई मास्टर जियो को क्यों भेजेगा। इससे पहले कि कबीर मास्टर जियो से इस बारे में बात करता, उसने पाया कि मास्टर जियो वहां से जा चुके हैं। अब कबीर को कुछ कुछ याद आने लगा कि जब वो काजल से मिलने जा रहा था तो उसके ऊपर किस तरह से हमला हुआ था। उस वक्त भी कबीर को लगा था कि उस हमले में बहुत सारे पैटर्न थे। जिसने भी उस हमले की प्लानिंग की थी वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि किस इंसान पर हमला होने जा रहा था। इसके बाद जब उसको किडनैप किया गया था तो वहां भी भीड़ के बीच से लेजर गन का इस्तेमाल करके कबीर को किडनैप किया गया था। लेजर गन का इस्तेमाल रूस और यूरोप के देशों में किया जाता है, वो भी भंवर सिंह जैसे लोकल गैंग चलाने वाले के पास। ऐसा कुछ होना रात में सूरज निकलने जैसा था। अब कबीर के पास जिस तरह के सवाल थे उससे तो यही लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा आदमी इस काम के पीछे इन्वॉल्व है। कबीर को अब मास्टर जियो के भी सवाल समझ आ गए थे। मास्टर जियो के सवालों में बस एक नाम था, चीफ का। अब उन सवालों के जवाब भी चीफ ही दे सकता था। कबीर के बहुत से सवाल तो कार्तिकेय के लिए भी थे, मगर अभी तो वो खुद मौत के मुंह में खड़ा था, तो उससे उम्मीद करना सही नहीं था। इन सब के साथ कबीर की समझ से शिवेंद्र के पास भी बताने को बहुत कुछ था, क्योंकि अगर कार्तिकेय ने ड्रग दिया था तो शिवेंद्र को भी इस बात की जानकारी जरूर से होगी। अभी तो कबीर को कोई आइडिया नहीं था कि चीफ इस वक्त कहाँ हो सकता है। कबीर अपने सवालों के साथ आसमान को देख रहा था। आज आसमान भी कबीर के दिमाग की तरह साफ नहीं था। आगे आने वाले दिनों में कबीर को बहुत ज्यादा काम करना था, खुद के लिए, मास्टर जियो के लिए, कार्तिकी के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरी बात अपने चाहने वालों के लिए, जिसमें कि काजल और पूरा सारस्वत परिवार था। क्या होगी कबीर की अगली चाल? क्या वो कभी चीफ तक पहुंच पाएगा? कार्तिकेय को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद कबीर बहुत ज्यादा दुखी था। कोई नहीं जानता था कि कबीर के दिमाग में क्या चल रहा है। मास्टर जियो भी इस वक्त वहीं थे और कबीर की हालत को समझ रहे थे। बहुत देर तक कबीर को परेशान देखने के बाद मास्टर जियो उसके पास बात करने को चले गए। कबीर ने पहले ध्यान नहीं दिया, मगर उसके बाद में उसने मास्टर जियो को सीट ऑफर की। बातों बातों में कबीर ने मास्टर जियो को बताया कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। साथ ही उसको यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ अचानक से क्यों उसके अगेंस्ट होती जा रही है। वो बहुत ज्यादा फंसा हुआ फील कर रहा था। मास्टर ने उसको दिलासा देते हुए कहा कि लाइफ का यही नेचर है, उसको हमें हर हाल में एक्सेप्ट करना पड़ता है। बात चल ही रही थी कि कबीर को अचानक से याद आता है कि मास्टर जियो और कार्तिकेय उस तक कैसे आए थे। कबीर नहीं जानता था कि मास्टर जियो को उसकी ये बात बुरी लगी थी। उसने माफी मांगते हुए उनसे जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था। तब मास्टर जियो कबीर को बताते हैं कि वो लोग उसकी मौत का बदला लेने गए थे। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। आखिर में सब बातों को मास्टर जियो ने क्लियर करते हुए बताया कि भंवर सिंह डोगरा उसका ही आदमी था, मगर उसने इस किडनैपिंग के बारे में किसी को नहीं बताया था। इसके बाद मास्टर जियो ने चीफ के ऊपर बहुत से सवाल खड़े किए।
जिसका जवाब अभी कबीर के पास नहीं था। अब कबीर को यह बात समझ आ गई थी कि उसके ताले की चाबी केवल एक इंसान के पास है, यानी कि चीफ। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। कबीर खुद के अकेलेपन को आसमां से मिला रहा था। उसको बहुत से काम करने थे, मगर अभी तक वो खुद में ही इतना ज्यादा उलझ गया था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मास्टर जियो ने उसके दिमाग को हल्का सा रीसेट तो कर दिया था, मगर अब सोचने का नहीं, एक्शन का वक्त था। कबीर अभी खुद को उस दुनिया के दरवाजे पर देख रहा था जहां के लिए वो बहुत पुराना हो गया था। अगर चीफ को उसको पकड़ना था तो उसको वापस से अपनी उस दुनिया में जाना था जिसे कबीर बहुत पहले छोड़ चुका था। हालांकि उसको मास्टर जियो का साथ तो मिला था, मगर मास्टर जियो भारत तक के लिए ठीक थे। उसके बाहर की दुनिया में कबीर को कोई और चाहिए थे। भारी मन के साथ कबीर अब हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हॉस्पिटल के अंदर उसने उस दर्द को पहली बार महसूस किया था कि कोई उसका अपना कहीं अपने जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है। वो बहुत गौर से उन चेहरों को देख रहा था जो उसकी तरह किसी को जिंदा होते, किसी को ठीक होते देखना चाहते थे। ना चाहते हुए भी कबीर का रिश्ता आज उन सब से जुड़ गया था जो आज से पहले कबीर के लिए कोई नहीं थे। कबीर जब कार्तिकेय के वार्ड के बाहर आया तो अभी भी दो नर्स कार्तिकेय की कंडीशन को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे थे। कार्तिकेय को देखते ही कबीर के सामने फिर से चीफ का चेहरा ताजा हो गया। गुस्से से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इन बंद आंखों से अपने गुस्से को बाहर नहीं निकलने देना चाहता था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने आप को सही जगह पर बैठा लिया। वो कार्तिकेय के कमरे के बाहर बैठा हुआ था, इस बात से अनजान कि उसको क्या करना है। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक आदमी पर गई। वो एक डॉक्टर को किसी बात के लिए मना कर रहा था। वो बार बार कह रहा था कि डॉक्टर ही भगवान का दूसरा रूप होता है। शायद वो अपने पेशेंट के लिए परेशान था। तभी कबीर को अचानक से याद आया कि एक आदमी है जो इस मुश्किल के वक्त में कबीर का काम कर सकता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि थे डॉक्टर यासीब अख्तर। ये वही डॉक्टर थे जो शंभुनाथ सारस्वत के बेस्ट फ्रेंड थे, साथ ही उनके घर के फैमिली डॉक्टर भी थे। अब जब कबीर को उम्मीद की किरण नजर आ गई तो उसका काम बहुत ज्यादा आसान हो गया था। अब बस उसको डॉक्टर यासीब को फोन करना था। उसका मोबाइल तो उसके पास था नहीं, मगर उसको याद आया था कि कार्तिकेय के मोबाइल में उस डॉक्टर का नंबर था, क्योंकि जब कबीर ने कार्तिकेय को उस डॉक्टर के बारे में जानने को कहा था तो कार्तिकेय ने उस डॉक्टर का नंबर निकाला था। यहाँ पर फिर से कबीर को कार्तिकेय की कमी महसूस होने लगी। फिर वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया, मगर अभी बहुत काम करना था तो उसने खुद को संभाल लिया। इसके बाद कबीर अपनी जगह से उठा और मास्टर जियो के पास चला गया। मास्टर जियो अभी पारस के पास खड़े थे। वो शायद से अपने आदमियों को लेकर परेशान था। चीफ पर हुए हमले में उनके बहुत से आदमी मारे गए थे। इतने बड़े सदमे से उबरने के लिए मास्टर जियो को बहुत लंबा वक्त लगने वाला था। पैसा, हथियार और जमीन के सिवा भी जो बात इस धंधे में बहुत ज्यादा जरूरी थी वो ये थी कि आपके पास अच्छी मात्रा में इंसान भी होने चाहिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। मास्टर जियो ने जब ध्यान दिया कि कबीर आ रहा है तो उसने पारस से शांत रहने को कहा। मास्टर जियो नहीं चाहते थे कि किसी भी हिसाब से कबीर को यह बात पता चले कि उसके कारण बहुत से आदमियों को मारा गया है। कबीर ने आते ही देखा कि मास्टर जियो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे थे। आमतौर पर मास्टर मुस्कुराते हुए ही दिखते थे। उसने मास्टर जियो से पूछा कि क्या मामला है। मास्टर ने कबीर की बात को हंस के टाल दिया। कबीर ने भी इसके बाद मास्टर को ज्यादा फोर्स नहीं किया कि क्या बात है। वो सीधा अपने मुद्दे पे आते हुए कार्तिकेय के मोबाइल के बारे में पूछने लगा। मास्टर जियो ने पारस को इशारे से मोबाइल देने के लिए बोल दिया। उसने वैसा ही करते हुए कबीर को मोबाइल दे दिया। मोबाइल मिलने के साथ ही कबीर वहां से निकल गया। वो मास्टर जियो के सामने डॉक्टर यासीब से बात नहीं करना चाहता था। मास्टर जियो को भी आइडिया नहीं था कि कबीर की वजह से कार्तिकेय का मोबाइल लेकर जाना चाहता था, मगर मास्टर जियो जानते थे कि कबीर अभी किसी भी कीमत पर चीफ तक जाना चाहता था। साथ ही कबीर के दिमाग पर मास्टर जियो को कोई शक नहीं था। कुछ दूर जाकर कबीर ने कार्तिकेय का मोबाइल ओपन कर लिया और डॉक्टर यासीब का कांटेक्ट ढूंढने लगा। कार्तिकेय के मोबाइल में नंबर सीधे तौर पर सेव नहीं किया गया था, बल्कि सिक्योरिटी के कारण सब नंबर कोड लैंग्वेज में सेव किए गए थे। कबीर ने करीब 15 मिनट बाद कार्तिकेय के नंबर को डिकोड कर लिया था। अब बिना देर किए उसने
डॉक्टर यासीब का नंबर मिलाया। पहली बार तो कॉल उन्होंने पिक नहीं किया, मगर बाद में उन्होंने फोन को उठा लिया। कबीर को इस बात की हैरानी नहीं हो रही थी कि डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो गई थी। कबीर ने जब कंफर्म कर लिया कि डॉक्टर की आवाज ही है तो उसने बात करना शुरू कर दिया। हाँ, कौन बोल रहा है? डॉक्टर ने पूछा। मैं कबीर बात कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप मुझे भूले नहीं होंगे, कबीर ने भारी आवाज में कहा। कबीर की आवाज ने डॉक्टर को बहुत बुरी तरह से चौंका दिया था, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए कबीर को जवाब दिया। आज बहुत दिन बाद याद किया, क्या बात है? दिन रहता तो याद नहीं करता आपको, मैं एक रात के बीच में खड़ा हूँ। अब रात के अंधेरे में मुझे आपकी मदद की जरूरत है, कबीर ने कहा। तुम जैसे इंसान को मेरी मदद की जरूरत कब से हो गई? तुम तो अपने आप में पूरे हो, डॉक्टर ने कबीर पर ताना कसते हुए कहा। आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? मैं अगर कर सकता तो कर देता, या कहिए कि कर सकता हूँ इसलिए आपके पास फोन किया है, कबीर ने कहा। कबीर के तीखे तेवर सुनकर डॉक्टर फोन पर मुस्कुरा रहे थे। कहो, क्या हेल्प चाहिए? मैं जानता हूँ कि तुमको किडनैप किया गया था। शमुनाज से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कहा भी था कि तुम बाहर आ जाओगे, बस कुछ वक्त की बात है, डॉक्टर ने कहा। मुझे समझ नहीं आता कि आपको मुझ पर इतना यकीन कहाँ से हो जाता है। खैर, मुझे एक आदमी की तलाश है, मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने तक ही सीमित रखें, कबीर ने कहा। वैसे तो वो जानता था कि डॉक्टर ऐसी बातों को कहीं शेयर नहीं करेंगे, मगर फिर भी वो तसल्ली करना चाहता था। चीफ को ढूंढ रहे हो ना कबीर? डॉक्टर की बात सुनकर कबीर का माथा घूम गया। आखिर डॉक्टर को कैसे पता लगा कि कबीर किसको ढूंढ रहा है? अभी कबीर ऐसे ही बहुत ज्यादा टेंशन में था और अब उसको एक और झटका लगा था। हाँ, मगर आपको ये कहां से पता लगा कि मैं किसको ढूंढ रहा हूँ? कबीर ने पूछा। क्यों अपनी मुसीबत को बढ़ाना चाहते हो? मैं मानता हूं कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, मगर उसको मार के तुम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन खो दोगे। ऐसा करने पर तुम्हारे नाम का ओपन कॉन्ट्रैक्ट भी निकाला जा सकता है। समझ रहे हो कि इन सब का क्या नतीजा हो सकता है? डॉक्टर ने कबीर को समझाते हुए कहा। लेकिन अब मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ, ये सब कानून मुझ पर लागू नहीं होते हैं, कबीर ने अपनी सफाई में कहा। कबीर, तुमने उनको छोड़ा है, उन्होंने तुमको नहीं छोड़ा है, डॉक्टर ने कहा। ये आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? कबीर ने पूछा। दुनिया उससे बहुत बड़ी होती है जितना हम उसको जानते हैं। तुमको अभी ये बात समझने में बहुत वक्त लगने वाला है। डॉक्टर की बात सुनकर कबीर का दिमाग अब खराब हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर किस तरह की बात कर रहे हैं। सबको यही लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। कबीर ने गुस्से में डॉक्टर को कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे पीछे है या नहीं। मैं कबीर हूँ, लड़ता हूँ, और मैं इसीलिए बना हूँ। अब डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर को क्या कहे, मगर आखिर में डॉक्टर ने कबीर से 8 घंटे का वक्त मांग लिया। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कबीर को बताया कि सुबह एक बंदा आएगा, कबीर को वो एक लिफाफा देगा। इस लिफाफे को पढ़ने के बाद कबीर को समझ आ जाएगा कि वो चीफ तक कैसे जा सकता है। इतना सब कहकर डॉक्टर ने फोन काट दिया। कबीर जब बात कर रहा था उसने ध्यान नहीं दिया कि मास्टर जियो उसके पीछे ही खड़े हैं। जब कबीर ने फोन रखा तो वो चौंक गया कि मास्टर जियो कब आ गए। कबीर ने जैसे ही मास्टर जियो को देखा, मास्टर जियो ने उससे माफी मांगते हुए कहा, आपको हॉस्पिटल का फॉर्म दिया जिस पर उसको सिग्नेचर लेना है। कबीर ने उस पर साइन कर दिया, मगर कबीर अभी परेशान था। मास्टर जियो ने पहले आसपास देखा, फिर कबीर को बताया कि उनकी अभी पुलिस से बात हुई है। चीफ की गाड़ी अभी शिमला शहर से बाहर नहीं गई है। ये वैसे तो खुशी की बात थी, मगर कबीर जानता था कि चीफ बहुत शातिर इंसान है। अचानक से कबीर ने मास्टर जियो को कहा कि वो शहर के सब रेंटल कार सर्विस से बात करें, क्योंकि कबीर को शक था कि चीफ कोई रेंटल सर्विस की कार से बाहर निकल गया होगा। मास्टर जियो ने इस बात पे पहले गौर नहीं किया था, मगर अब जब कबीर ने उसको इस बात की पॉसिबिलिटी समझाई तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। यही सब बात करते करते कबीर मास्टर जियो के साथ हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अंदर जब वो फॉर्म डॉक्टर को दे रहा था तब उसको डॉक्टर ने बताया कि कार्तिकेय के लिए आने वाले 8 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। अगर वो इन 8 घंटों में रह गया तो आराम से सरवाइव कर लेगा, लेकिन अगर इस बीच वो ठीक नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर की इस बात को सुनकर कबीर बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। मास्टर जियो ने उसको